सो डियर किड्स, इन चैप्टर वन में वापस ले जा रहे हैं आपको। आपको याद होगा वी टॉक्ड अबाउट डिशेस, और वो भी अलग अलग स्टेट्स की। हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में जो डिशेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। हमने नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात की थी, और अलग अलग टीचर्स से इसके बारे में वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो वो डिशेस है उनके बारे में हमने बात की और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की थी। तो एक मील, MEAL, भोजन, एक मील का मतलब ब्रेकफास्ट एक मील है, लंच एक मील है, डिनर एक मील है, एंड सपर लेट नाइट वाला वो भी एक मील है। तो एक मील में एक्चुअली एक स्टैंडर्ड मील के अगर हम बारे में बात करें, सो इफ अ स्टैंडर्ड मील वी टॉक्ड अबाउट देन इट कंटेन्स, या एक उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वैरायटी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। एक तो उसमें होगा एक ग्रेन की डिश, अनाज की डिश। दूसरी डिश उसके अंदर होगी एक दाल वाली जो वेजिटेरियन लोग हैं, या फिर मीट वाली जो कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो। थर्ड वाली होगी उसके अंदर एक वेजिटेबल, एक सब्जी। चौथी होगी कुछ और चीजें हो सकती हैं। तो एक अगर एक एग्जांपल के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, सपोज चपाती, देन इट इज तुअर दाल, अरहर की दाल, एंड थर्ड हम बात करें ब्रिंजल करी, बैंगन की सब्जी। ओके, तो इसमें अनाज की डाइट कौन सी होगी, ग्रेन वाली डाइट कौन सी हो गई, आपने बिल्कुल सही समझा, दैट इज चपाती। दूसरी डिश की बात करें वो है तुअर दाल, वो दाल वाली डिश हो गई। तुअर दाल को इंग्लिश में बोलते हैं पिजन पी, और हिंदी में बोलते हैं अरहर। थर्ड हम बात करें इसमें वेजिटेबल के बारे में, तो हमने सब्जी कौन सी है, हमने बात की ब्रिंजल करी। तो ये हो गई सब्जी वाला आइटम। अदर्स में क्या आ सकता है, अदर्स में आ सकता है इसमें अगर हम कर्ड की बात करें, या फिर हम दही, दूसरी हम बात करें बटर मिल्क, छाछ की बात करें, या पिकल की बात करें, अचार। तो एक ही मील में अलग अलग तरह की डिशेस को हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ एक टेबल के बारे में बात करेंगे। उस टेबल में हम दो स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ से एक स्टेट, दूसरा साउथ से एक स्टेट। नॉर्थ से कौन सा स्टेट, पंजाब, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं चैप्टर 1 में। और दूसरा स्टेट वी विल टॉक अबाउट, दैट इज आंध्र प्रदेश इन द साउथ इंडिया। सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वी हैव टेकन पंजाब की एक मील के बारे में बात करें हम, तो पंजाब की मील के बारे में बात करें तो पंजाब में आप देखिए टेबल में, इसमें पहला वाला फूड मतलब कौन सा, अनाज वाला, ग्रेन वाला फूड, वो कौन सा है। अब देखिए हम पहले भी बात कर चुके थे, दैट इज मक्के की रोटी। मक्का मतलब कॉर्न, मक्का कौन हो गया, कौन की रोटी, तो ये वाली होगी पहली वाली। दूसरी वाली बात करें इसमें दाल वाला आइटम कौन सा होगा इसके अंदर, देखिए आप लोग, यस करेक्ट, वो कौन सा है, दैट इज राजमा जिसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं। तो राजमा वाला आइटम दाल वाला आइटम होगा। एंड थर्ड वाला आइटम क्या होगा इसके अंदर, सब्जी, वेजिटेबल। तो वेजिटेबल कौन सी है, सरसों दा साग, मस्टर्ड लीफ की वेजिटेबल करी। तो ये तीन चीजें होगी। चौथी चीज हमने अदर्स की बात करी, तो यहाँ पर घी डेफिनेटली होगा, कर्ड भी होगा, हो सकता है, और उसके अलावा पिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकल मतलब अचार। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में। टेबल में देखिए आप, तो इसमें आंध्र प्रदेश में एक मील के बारे में बात करें, उसमें पहला जो डिश है वो है अनाज की डिश कौन सी इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहले इसमें चावल है, तो चावल एक अनाज की डिश होगी, राइस। दूसरी डिश की बात करें दाल वाला आइटम, तो दाल वाला आइटम देखिए कौन सा इसके अंदर, यस इसमें कौन सा है, तुअर की दाल, अरहर की दाल, या पिजन पी। थर्ड की अगर बात करें सब्जी के बारे में, तो सब्जी कौन सी लिखी, कुंदरू हिंदी का वर्ड है। और इसका देखिए आंध्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु, तो तेलुगु में क्या लिखा है, देखिए वो वाला स्पेशल वर्ड। और इसके अलावा अदर्स में क्या शामिल होगा, अदर्स में क्या क्या शामिल हो सकता है, अदर्स में कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क, छाछ हो सकती है, पिकल, अवाकाई तेलुगु में बोलते हैं, तो वो हो सकता है। तो इस तरह से हमने बात की नॉर्थ से लेकर साउथ तक। हम किसी भी स्टेट की बात करें तो एक स्टैंडर्ड मील में मेन 4 चीजें होती है। पहला अनाज की डिश उसके अंदर होगी एक, दूसरा उसके दाल की डिश होगी, दाल की डिश के अलावा उसमें मीट की डिश भी हो सकती है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। और थर्ड वाली बात करें सब्जी की डिश, और अदर्स में बहुत सारी चीजें शामिल
हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारे मील में ये वैरायटी होती है, लेकिन ये तो एक स्टैंडर्ड वैरायटी की हमने बात की, लेकिन क्या हमेशा हमारे मील में इस तरह की वैरायटी हमेशा प्रेजेंट होती है? आप सोचिए, कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। और कई बार तो ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं, लोग नॉर्मली अपनी लाइफ जीते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन हम ये बात करेंगे स्टैंडर्ड मील में ये 3 या 4 तरह की चीज़ें, हम इनकी अलग अलग तरह की चीज़ों को शामिल करने की बात ही क्यों करते हैं? वाई वी टॉक अबाउट डिफरेंट, देखिए एक अनाज की डिश होनी चाहिए, एक दाल या मीट की डिश होनी चाहिए, फिर हम बात करें एक सब्जी की डिश होनी चाहिए, वाई एंड अदर्स भी। तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में वी विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स इन दिस चैप्टर। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट a meal contains different variety of dishes। अलग अलग वैरायटी चाहिए, उस पर डिशेस होती हैं, तो उनमें अलग अलग वैरायटी हम खाते हैं। तो अलग अलग डिश से हमें मिलता क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट। द क्वेश्चन इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग जो डिफरेंट फूड आइटम्स है, डिशेज है, फूड आइटम को डिश भी बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। द क्वेश्चन इज दैट। सो हमने बात की चैप्टर नंबर 1 में कि एक डिश या फूड आइटम वो किससे बना होता है, एक या ज्यादा, वन और मोर, एक या ज्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है। इसमें एक भी इंग्रेडिएंट हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं। हम कुक्ड राइस की बात करें, राइस में क्या, वाटर एंड राइस, ओके। लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा भी होते हैं। हम कोई सब्जी की बात करें या कोई बहुत डिलीशियस डिश बनाई मम्मा ने, कोई और बहुत ज्यादा, खीर की बात करें, 3-4 होते हैं। सो एक या ज्यादा इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हो सकते हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स कहां से मिलते हैं, आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, ओके। देन तो ये इंग्रेडिएंट्स, इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स के लिए हम अलग अलग तरह के फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं। आपको ये बात समझ में आई कि हम अलग अलग तरह के फूड आइटम्स कंज्यूम क्यों करते हैं, एक ही तरह का फूड क्यों नहीं कंज्यूम कर लेते? तो हमने बात की कि एक मील में, एक स्टैंडर्ड मील में 4 डिफरेंट हमने मटेरियल्स की बात की कि 4 उसमें डिशेस होनी चाहिए। अनाज वाली डिश, दाल वाली डिश, सब्जी वाली डिश और एक अदर्स, दही एटसेट्रा। तो यहां पर हम बात करें कि इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स एक्चुअली नीडेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी, हमारे शरीर के लिए जरूरी है, नीडेड है। और इन्हीं कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। वर्ड आया आपके पास, न्यूट्रिएंट्स। तो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड हैं, नीडेड मतलब जरूरी हैं, उन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हो गई। तो कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही है। नाउ सी हियर द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स, वही कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इजी डेफिनेशन है, ओके। तो ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है मेजर न्यूट्रिएंट्स। मेजर का मतलब होता है मैन, चीफ, मुख्य। दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं टाइप सेकंड, दैट इज माइनर न्यूट्रिएंट्स, जो उतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। वो 2 न्यूट्रिएंट्स हैं, वो माइनर न्यूट्रिएंट्स, एक तो वाटर, दूसरा डाइटरी फाइबर्स, जिनका दूसरा नाम है रफेज। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, डाइटरी फाइबर्स और रफेज। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि 5 है, वो देखिए नाम पढ़ रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड फैट्स। हो आपने बहुत सारे नाम भी ऑलरेडी क्लास 5th 4th में पढ़े हैं। थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन्स एंड 5th मिनरल्स। तो ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और 2 माइनर न्यूट्रिएंट्स। नाउ अब क्वेश्चन है कि जो अलग अलग तरह की डिशेज जो हम फूड में कंज्यूम करते हैं, अलग अलग मील्स में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में या सुबह में, तो वो डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हम जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, क्या उनमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? माइनर, मेजर, सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं क्या? तो इसका आंसर है बाय टेस्टिंग। हम ये पता लगा सकते हैं टेस्ट करके
टेस्ट करके, यस, लेबोरेटरी के द्वारा, लेबोरेटरी में टेस्ट करके हम इनका पता लगा सके कि किसी फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। एक्चुअली जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट फर्स्ट वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन तीनों की जो टेस्ट होते हैं वो सिंपल होते हैं। सिंपल टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है। विटामिन और मिनरल्स के बारे में जो टेस्ट होते हैं कर तो सकते हैं, बट दोज आर नॉट ऑफ योर स्टैंडर्ड। आप क्लास 6 के स्टैंडर्ड के बच्चों के हिसाब से दीज टेस्ट आर नॉट देयर, सो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट इन क्लास 6 वी विल टॉक अबाउट दीज 3 टेस्ट। इन तीनों के बारे में टेस्ट की बात करेंगे और वाटर फाइबर्स के बारे में इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो इनके बारे में टेस्ट करके देखेंगे कि क्या किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली मेन 2 फॉर्म में हमें मिलते हैं, स्टार्च एंड शुगर्स। हायर क्लास में जाएंगे तो आप इसके बारे में ज्यादा जानेंगे। आप फिलहाल ये समझ लीजिए दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स, स्टार्च एंड शुगर्स। तो हम स्टार्च के लिए टेस्ट बड़ा इजीली कर सकते हैं, स्टार्च का पता लगाने के लिए। सो द टेस्ट इज टेस्ट फॉर स्टार्च, कि किसी फूड सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं, शुगर, चीनी, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च किस किस में कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में अब आपको इस टेस्ट के बारे में पता लग ही जाएगा। तो स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए टेस्ट करने के लिए, स्टार्च के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। फूड सैंपल, सबसे पहले जिस फूड को हमें टेस्ट करना है वो फूड सैंपल। सैंपल का मतलब ऐसा नहीं कि हमें आलू चाहिए तो पूरे दुनिया भर के आलू ले आए, या हम 20-30 आलू, आप अपने दोस्त को बोले तू अपने घर का आलू लेकर आ, मैं अपने घर का आलू लेकर आता हूँ, आप तीसरे दोस्त को आप अपने घर का आलू लेकर आइए। आलू मतलब पोटेटो, मतलब पोटेटो, ओके। तो एक सैंपल का मतलब भाई पूरे सभी आलू को चेक नहीं करना कि इस आलू में स्टार्च है कि नहीं, दूसरे आलू में स्टार्च है कि नहीं, मतलब एक आलू ले लिया मतलब पूरे आलू को हम टेस्ट कर लेंगे, तो ये सैंपल हो गया। तो ए फूड सैंपल, आलू का या राइस का या बेसन का या जो भी आप जिसको भी चेक करना चाहें। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए। अभी आयोडीन का सॉल्यूशन आपने देखा होगा व्हेन यू गॉट एनी इंजरी, जब आपको कभी चोट लगी पैर में, हाथ में, तो आपको डॉक्टर अंकल के पास में ले जाया गया होगा, डॉक्टर आंटी के पास ले जाया गया होगा, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, तो आपको डॉक्टर अंकल ने एक ऑइंटमेंट लगाया होगा। तो वो ऑइंटमेंट एक्चुअली वो होता है टिंचर आयोडीन। वो टिंचर आयोडीन होता है वो सॉल्यूशन, डार्क ब्राउन कलर का। तो वो टिंचर आयोडीन, उससे बनाया जाता है आयोडीन का सॉल्यूशन। उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। उसको कैसे बनाते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन का घोल कैसे बनाते हैं उस टिंचर आयोडीन से, उसकी मेथड यहाँ पर मेंशन है। देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब क्या होती है? टेस्ट ट्यूब देखिए आपको यहाँ पे दिखा रखी है टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब ग्लास की बनी होती है और ट्रांसपेरेंट है, डेफिनेटली ग्लास की बनी है। तो इस टेस्ट ट्यूब से, इस कांच की ट्यूब से उसको टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए इसका नाम है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट करने के काम में लिया जाता है इस ट्यूब को, ग्लास की ट्यूब है इसलिए इसका नाम है टेस्ट ट्यूब, शॉर्ट में बोलते हैं इसको टीटी। तो टेस्ट ट्यूब या टीटी एक ली और उसमें क्या भर लिया हमने, फिल हाफ विथ वाटर। उस टेस्ट ट्यूब को आधा भर लिया हमने पानी से। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आयोडीन की हमने बात की थी ना, तो वो टिंचर आयोडीन मेडिकल स्टोर में मिलता है इजीली। तो आपके बहुत सारे बच्चों के घरों में भी होगा। तो वो टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप्स हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाल ली। आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब नहीं होगी वहां पर तो कुछ और मटेरियल आप ले सकते हैं, ओके। तो उसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन डाल दी, तो वो हमारे पास रेडी हो गया सॉल्यूशन आयोडीन का, आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हो गया जी टेस्ट ट्यूब, हमने अभी बात की टेस्ट ट्यूब चाहिए, वाटर पानी भी चाहिए, ड्रॉपर, ड्रॉप बाई ड्रॉप हमें कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन डालनी है। तो ड्रॉप्स कैसे डालेंगे? आपने पल्स पोलियो की जो खुराक बच्चों को पिलाई जाती है, ओलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, तो वो ड्रॉप बाई ड्रॉप पिलाई जाती है। तो उसके लिए भी ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपर किसी भी सॉल्यूशन को, घोल को, लिक्विड को ड्रॉप बाई ड्रॉप डालता है, तो इसलिए ड्रॉपर चाहिए।
वॉच ग्लास चाहिए। वॉच ग्लास लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, घरों में तो नहीं पाया था। इसका नाम एक कांच का एक बाउल जैसी स्ट्रक्चर है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो वॉच ग्लास का नाम वॉच ग्लास क्यों है? इसकी जो शेप है उसके कारण। मोस्टली जो घड़ियों का जो कांच होता है, घड़ियों का जो फ्रंट में जो ग्लास बना होता है, वो ग्लास उसकी शेप थोड़ा सा ऐसे बीच में स्लोप वाली होती है, तो इसकी शेप भी स्लोप वाली है। सो ड्यू टू द शेप ऑफ द वॉच ग्लास, दिस ग्लास इज नोन एज वॉच ग्लास। एंड नाइफ काटने के लिए, जैसे हमने अगर पोटैटो लिया, चाकू काटना पड़ेगा तो चाकू, उसके लिए नाइफ, उसके लिए चाहिए नाइफ। नाइफ में केस साइलेंट है, एटसेट्रा। अब हम पता लगाते हैं कि कैसे टेस्ट कैसे करेंगे, मेथड का, मेथड विधि। तो टैक इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। हमें जिसको भी टेस्ट करना है उसकी एक फूड सैंपल की थोड़ी सी क्वांटिटी ली, थोड़ा सा लिया, बहुत सारा नहीं लेना, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो उसका भी पता लग जाएगा। तो सभी, जब हम बात करें कि पूरे गेहूं के आटे को पता लगाना हमें, तो पूरा घर का गेहूं का आटा थोड़ी करा के लाना है, हमें थोड़ा गेहूं का आटा लिया, दैट्स इट। या फिर रॉ इंग्रेडिएंट या कच्चा हमने माल ले लिया, कच्ची सामग्री ले ली, इंग्रेडिएंट ले ली। अब क्या करें, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। वो हमने तो सॉल्यूशन लिया है ना, आयोडीन, टिंचर आयोडीन से बनाया हमने, वाटर डिजोल्व करके, पानी घोलकर बनाया, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट। एक स्पेशल वर्ड है आपका डाइल्यूट, इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं आपसे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि आपके पास स्केच कलर्स होते हैं, तो स्केच कलर की जो इंक जब धीरे धीरे इसमें खत्म होती जाती है, और कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास इंक लाने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या करते हैं आप, यू जस्ट एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। तो इसमें आप थोड़ा वाटर की ड्रॉप ऐड कर देते हैं, तो फिर से आपका स्केच पेन चलने लगता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, लेकिन उतना ज्यादा डार्क नहीं चलता, अब वो थोड़ा सा लाइट चलता है। जितना उसकी इंक खत्म हो जाएगी, आप और वाटर ऐड करते जाएंगे, तो उसकी डार्कनेस, उसका गाढ़ापन वो कम होते जाता है। मतलब हमने वाटर ऐड करके क्या किया, उसको डाइल्यूट किया है। वाओ! तो किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। यहाँ पे आयोडीन का जो टिंचर आयोडीन थी, हमने उसमें वाटर ऐड किया, तो क्या बन गया वो, आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। तो उस डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में क्या डालिए, 2 to 3 ड्रॉप्स, किसमें डालिए, उस मटेरियल के ऊपर। अब क्या करना है हमें, ऑब्जर्वेशन। अब हमें देखना है क्या हुआ, इफ कलर, वो जो टिंचर आयोडीन का जो सॉल्यूशन था, क्या उसका कलर, वो जो कि ब्राउन कलर का था, इफ दैट कलर टर्न इनटू ब्लू ब्लैक और नॉट, क्या उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और रिजल्ट क्या है, अगर ए ब्लू ब्लैक कलर आया है, अगर उस फूड मटेरियल का जो हमने सपोज आटा लिया या राइस लिया, वटेवर जो भी हमने सैंपल लिया, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक, अकेला ब्लू नहीं, थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ा सा ब्लैकिश, थोड़ा सा नीला, थोड़ा सा काला, कलर शोज दैट द फूड सैंपल कंटेन्स स्टार्च इन इट। इसका मतलब कि उस फूड सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, इसका मतलब ब्राउन ही रह गया, इसका मतलब दैट फूड सैंपल कंटेन्स नो स्टार्च, उसमें स्टार्च नाम का कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो स्टार्च नाम का कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए बड़ा सिंपल सा टेस्ट है ये वाला, जिसमें हमें कोई ज्यादा केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। एक टिंचर आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो आपके घरों में भी है, बहुत सारे बच्चों के घरों में, एंड यू कैन फेच इट फ्रॉम मेडिकल स्टोर एज वेल। आप मेडिकल स्टोर से भी इसको ला सकते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि उस फूड सैंपल में जो हमने लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा वाला, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो पोटैटो, राइस, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, इन सब का आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में सेकंड टेस्ट करेंगे, दैट इज फॉर प्रोटीन। सेकंड मेजर न्यूट्रिएंट होता है वो है प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या चाहिए, फूड सैंपल जिसका टेस्ट करना है, जिस फूड का सैंपल का टेस्ट करना है अपने को कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब चाहिए इसके लिए भी, वाटर चाहिए, ड्रॉपर चाहिए इसके लिए भी, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशंस, इसके लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 केमिकल चाहिए। पहले हमने बात की कार्बोहाइड्रेट के लिए, स्टार्च के लिए, तो वहां पर एक ही सॉल्यूशन चाहिए था, दैट वाज आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमें प्रोटीन के लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए केमिकल्स, पहला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो 2 केमिकल चाहिए, इनके क्या सॉल्यूशन चाहिए, तो बनाएंगे कैसे इनको,
इनको बनाने के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए देखिए क्या, 100 ml वाटर पानी, उसमें घुलना है 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, एक सॉल्ट होता है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल सॉल्ट होता है, उसका केवल 2 ग्राम डिजोल्व करना है 100 ml पानी में घोलना है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा, घोल बन जाएगा, दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप 7th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला है CuSO4 कॉपर सल्फेट, उसका कलर होता है ब्लू। इस कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है कॉपर सल्फेट का। और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ये एक बेस होता है, जैसे एसिड होता है, एसिड का आपने शायद नाम सुना हो, नहीं सुना कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर 7th में पढ़ेंगे आप। तो कॉस्टिक सोडा का भी सॉल्यूशन बनाना है, ये भी केमिकल है और एक ज्यादा डेंजरस केमिकल है ये वाला। 100 ml वाटर लेना है इसके लिए और प्लस ऐड करना है उसमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा एक्चुअली एक बेस होता है, डेंजरस केमिकल है, तो आप अपने घर पर इसका ये सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, लेबोरेटरी में आपके टीचर इसको आपको करके बताएंगे। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलेंगे 100 ml पानी में, डिसोल्व करेंगे, घोलेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और कॉस्टिक सोडा का कोई कलर नहीं होता है, ये कलर लेस होता है। तो 2 सॉल्यूशन चाहिए, पहला ब्लू कलर वाला कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन जिसका कोई कलर नहीं होता है। अब देखिए मेथड कैसे करना अपने को। पहला, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड सैंपल। फूड सैंपल इसको चेक करना है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ली हमने। सेकंड, इफ सॉलिड, अगर वो सैंपल हमने जो लिया वो सॉलिड है तो हमें क्या करना है, मेक ए पेस्ट, उसका पेस्ट बना लेना है, पाउडर बना लेना है या पाउडर बना लेना है इसको कूट कर। नाउ पुट इनटू ए टेस्ट ट्यूब। अब वो सैंपल है जो हमने कूट लिया है या पीट लिया है, उसको पाउडर बना लिया हमने फूड सैंपल, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया थोड़ा सा। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और उस सैंपल में डाल लिया 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की सैंपल के अंदर पानी की ड्रॉप डाल ली। एंड शेक वेल, और उसको अच्छे से शेक कर लिया, हिला लिया, जिससे कि उसका क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो जो हमने फूड सैंपल लिया उसका भी हमने सॉल्यूशन बना लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। नाउ एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट का, जिसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला था, उसकी 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, किसमें, इस फूड सैंपल वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर। और 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा 100 ml पानी में डाला था, उस सॉल्यूशन का नाम था कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, उसकी कितनी ड्रॉप्स डालनी है, 10 ड्रॉप्स, मतलब ज्यादा कौन सी डालनी है, कॉस्टिक सोडा की। तो कॉस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डाल ली, 2 ड्रॉप्स डाल ली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन की, और इनको शेक वेल, अच्छे से इनको हिलाया। नाउ लेट द टेस्ट ट्यूब, टीटी मतलब टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड फॉर ए मिनट, एक कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुकने दीजिए, उसका सॉल्यूशन है उसको वेट करिए क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, अब हमें देखना है क्या हुआ। इफ द कंटेंट्स ऑफ टीटी, टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट है, टेस्ट ट्यूब में जो भी सॉल्यूशन में डाले, फूड सैंपल, फिर दोनों सॉल्यूशन वाटर के साथ में, टर्न वॉयलेट, क्या उनका कलर वॉयलेट हो गया क्या, क्योंकि हमने फूड सैंपल लिया, जैसे कि आपका बेसन लिया अगर हमने, तो बेसन कलर तो येलो होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, वाटर का कलर कोई कलर नहीं होता, कॉस्टिक सोडा इज ऑल्सो कलरलेस। तो अगर टेस्ट ट्यूब में सारे कंटेंट जो डाले गए, सारे जो मटेरियल डाले गए, उनका सॉल्यूशन अगर वॉयलेट हो गया क्या, अगर वॉयलेट हो गया तो रिजल्ट क्या है, वॉयलेट कलर बताता है कि उस फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है, बेसन में प्रोटीन प्रेजेंट है, राइस में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर राइस के साथ में ये वाली प्रोसेस करेंगे, ये वाली मेथड करेंगे, तो वॉयलेट कलर नहीं आएगा, इसका मतलब प्रोटीन इज एब्सेंट। तो यहाँ पे वॉयलेट कलर का आना प्रोटीन की प्रेजेंस को बताता है। तो ये प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए किसी फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए एक सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल सी मेथड है। लेकिन आप इस मेथड को खुद से नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इंक्लूड्स एक्चुअली कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, जो कि बेस होता है, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर यू। ओके, तो दिस मेथड, दिस टेस्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन इन ए फूड सैंपल। स्टार्च एंड प्रोटीन के टेस्ट के बाद में नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट फॉर फैट्स। थर्ड कंपोनेंट, थर्ड न्यूट्रिएंट, टेस्ट फॉर फैट्स। तो फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए बड़ा इजी टेस्ट है, यू ऑल कैन डू एट योर होम्स। तो रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या क्या उसके लिए हमें चाहिए।
फूड सैंपल चाहिए हमें। फूड सैंपल अलग अलग चीजें हो सकती है। मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज ले लीजिए। ग्राम सीड्स, चने के बीज। ग्राउंडनट्स, मूंगफली के बीज, दाना। ए पीस ऑफ पेपर, आपको पेपर का पीस चाहिए। स्टोन और हैमर, पत्थर चाहिए। और हैमर, हथौड़ा, उसको हैमर करना है, पीटना है। किसको? दिस फूड सैंपल, उस फूड सैंपल को पीटना है। ओके, सो मेथड आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। करना क्या है, रैप द फूड सैंपल इन पेपर। पेपर में हमने पेपर के जो पीस लिया है उन फूड सैंपल को, मतलब ये अलग अलग सीड्स हैं, उनको हमने एक बार में सबको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग बार में अलग अलग फूड सैंपल को लेना है उसमें। तो पेपर में हमने सपोज फर्स्ट टाइम लिया मस्टर्ड सीड्स को लिया हमने, रैप किया, रैप मतलब लपेट लिया, इसकी पोटली बना ली। एंड देन क्रश इन सच ए वे, उसको हमने क्रश किया, पीटा, हैमर किया इस तरह से। इन सच ए वे का मतलब इस तरीके से दैट द पेपर डू नॉट टीयर। टीयर मतलब फटना होता है, तो ना फट जाए, पेपर ना फट जाए। टीयर का मतलब एक मीनिंग और भी होता है, आंसू। तो यहाँ पे आंसू वाला वर्ड नहीं है, दिस इज द वर्ड विच मीन्स स्प्लिटिंग, फट जाना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना। तो पेपर फट ना जाए इस तरह से आपको क्रश करना है उस फूड सैंपल को, जो कि पेपर की पोटली बनाई है आपने। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व। अब पेपर को, जो आपने पोटली बनाई थी, अब उसको पेपर को स्ट्रेटन करना है, फैला देना है। एंड ऑब्जर्व, और देखना है कि क्या हुआ पेपर पर उस फूड सैंपल के साथ में असर। ऑब्जर्वेशन मतलब हमें अब देखना है कि क्या हुआ। सो एन ऑयली पैच इज मेड ऑन द पेपर। पेपर पर एक ऑयल का, तेल का एक पैच बन गया है। पैच मतलब धब्बा, एक धब्बा बन गया पेपर के ऊपर ऑयल वाला। तो ऑयल तो था नहीं, हमने तो लिया है मस्टर्ड सीड्स, ग्राम सीड्स, ग्राउंडनट्स। लेकिन अब आप अलग अलग करके देखेंगे तो आप देखेंगे मस्टर्ड सीड्स के साथ ऐसा होगा, ग्राम सीड्स के साथ में ऑयली पैच नहीं बनेगा। ग्राउंडनट्स के साथ में यस ऐसा पैच बनेगा। सपोज आपने व्हीट के सीड्स लिए, गेहूं के बीज लिए, तब ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। राइस के सीड्स लिए तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कुछ सीड्स के साथ बनेगा, कुछ के साथ नहीं बनेगा। तो जिन सीड्स के साथ ऐसा ऑयली पैच बन रहा है उसकी बात करें तो वाइल, तो वो पैच बन गया। वाइल लुकिंग थ्रू इट, अब इस पेपर की शीट जिसके ऊपर आपने किया ये काम, जिसके ऊपर एक पैच बन गया है, अब उसके आर पार देखेंगे अगर किसी लाइट के सोर्स को, सपोज एक बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है, तो आप उस पेपर के थ्रू जब उस लाइट के सोर्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा? लाइट अपीयर्स फेंट। वो जो लाइट है, हम विदाउट पेपर देखेंगे तो हमें क्लियर नजर आ रही है, लेकिन जब पेपर के थ्रू देखेंगे उस लाइट को तो वो लाइट हमें फेंट नजर आ रही है, धुंधली नजर आ रही है। फेंट का मतलब धुंधली नजर आ रही है, कम आ रही नजर। अगर पेपर ओनली विदाउट ऑयली पैच देखेंगे तब तो काफी कम नजर आएगी, नजर नहीं आएगी। लेकिन अब पेपर ऑयली हो गया है फैट के कारण, तो अब वो पेपर के कारण वो जो हमें लाइट है वो हल्की हल्की नजर आने लग गई पेपर के अंदर से। पेपर ट्रांसल्यूसेंट हो गया। इन लेटर चैप्टर्स वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट। लाइट की बेसिस पे अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट हो गया है अभी हमारा जो पेपर है वो ऑयली पेपर। तो रिजल्ट क्या हुआ? ऑयली पैच बना उस पेपर के ऊपर अगर, तो इट शोज दैट फैट इज प्रेजेंट इन दैट फूड सैंपल। जो हमने पेपर अगर पैच बना है, ऑयली पैच बना है, तो वो फूड सैंपल उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। अगर नहीं बना तो नो ऑयली पैच। अगर नहीं बना पैच, ऑयली धब्बा नहीं बना है, तो फैट इज एब्सेंट। नाउ यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। आप खुद से वाला टेस्ट आराम से अपने घरों में कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से वाले फूड सैंपल में ऑयल फैट प्रेजेंट है और कौन से में फैट प्रेजेंट नहीं है। लास्ट टेस्ट है इस चैप्टर का हमारा, दैट इज टेस्ट फॉर वाटर। वाटर के लिए टेस्ट, बड़ा इजी टेस्ट है। जैसे हमने ये बहुत इजी टेस्ट के बारे में बात की, ये तो उससे भी ज्यादा इजी टेस्ट है। तो वाटर के लिए क्या करना, हमें क्या क्या चाहिए? रिक्वायर्ड मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए? फूड सैंपल चाहिए जिसको हमें टेस्ट करना है। एक फ्रूट, कोई फ्रूट ले सकते हैं, एक टोमेटो या लेमन या कुछ और, जिसको भी हमें टेस्ट करना है आप उसको फूड सैंपल के फॉर्म में लीजिए। चाकू चाहिए आपको, नाइफ। करना क्या है मेथड? टेक ए टोमेटो, आपने टोमेटो लिया एंड कट इट इनटू पीसेस, उसको पीसेस में काटा आपने एंड ऑब्जर्व किया, देखा क्या हुआ। ऑब्जर्वेशन इज आवर हैंड्स गेट वेट, हमारे हाथ उस टोमेटो के कांटेक्ट में आते हैं ना, कटे हुए पीसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, हमारे हाथों पे पानी लग जाता है। ऐसा आपने बहुत सारी सब्जियों के साथ में, बहुत सारे फ्रूट्स के साथ में ऐसा
जब उनको काटा जाता है तो देखा होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इन मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वाटर इज प्रेजेंट। यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ, वाटर इज प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट है। तो ज्यादातर सब्जियों में और फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स अगर है तब तो नहीं, अदरवाइज बाकी जो ज्यादातर फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उन सब में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये वाटर कई बार तो हमें सब्जियों में अलग से ऐड भी करना पड़ता है, अदरवाइज अगर वो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल है तो उनमें सब में वाटर प्रेजेंट पहले से ही होता है। तो इसका बहुत इजी सा टेस्ट है। तो ये हमारे सबसे पहले हमने स्टार्च के टेस्ट के बारे में बात की, देन प्रोटीन के टेस्ट के बारे में की, थर्ड टेस्ट था फैट के बारे में, एंड चौथा टेस्ट वाटर के बारे में। तो 4 टेस्ट की हमने बात की, और हमने इसके अलावा ये बात की थी दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट द टेस्ट फॉर विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज दोज टेस्ट आर बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इन हायर क्लासेस, इन कॉलेज स्टडीज, व्हेन यू विल गो इन कॉलेज देन यू विल स्टडी अबाउट दोज टेस्ट, बट टिल नाउ इन क्लास 6 बस ये 4 टेस्ट है जो आप इजिली कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब तक हमने डिफरेंट फूड को टेस्ट करने के बारे में बात की, तो अब हम जो मेन टेस्ट थे पहला वाला कार्बोहाइड्रेट के लिए, देन हमने बात की प्रोटीन के लिए, थर्ड फैट के बारे में। तो उन तीनों के लिए हमने टेस्ट के बारे में समझ लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन ए कोलैबोरेटिव मैनर, एक ही टेबल के अंदर तीनों के बारे में बात करेंगे, अलग अलग फूड सैंपल में या फूड्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्या कभी कभी एक ही फूड आइटम में एक से ज्यादा भी न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्या। तो इसके बारे में एक टेबल है, टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड्स। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, टेबल में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम में लिखा है फूड सैंपल का नाम या फूड आइटम का नाम, नेक्स्ट स्टार्च, सेकंड प्रोटीन, नेक्स्ट इज फैट, लास्ट में फैट का कॉलम दे रखा है। तो फर्स्ट वाला जो आइटम है दैट इज रॉ पोटैटो, कच्चा आलू। तो आलू को काट कर हमने फर्स्ट वाला जो टेस्ट किया था उसमें हमने देखा भी था कि कच्चा आलू, तो उसको टेस्ट कर तो प्रेजेंट क्या है, स्टार्च के लिए लिखा है यस, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। हमने बात की कार्बोहाइड्रेट आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज स्टार्च एंड सेकंड इज शुगर। तो हमने यहाँ बात की स्टार्च प्रेजेंट है तो यस लिखा है, बाकी में देखिए प्रोटीन नो, एंड लास्ट में फैट ऑल्सो नो। तो फैट भी प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं है आलू की बात करें, पोटेटो की। सेकंड इज मिल्क, मिल्क में देखिए स्टार्च नो। अगर आपने मिल्क में शुगर घोल दी है तब तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो जाएगा, कौन सा वाला, शुगर वाला, लेकिन स्टार्च उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन प्रेजेंट है मिल्क में, यस यस मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है। फैट, यस फैट भी है, क्रीम होती है ना, तो फैट प्रेजेंट है। तो उसमें 2 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, एक ही फूड सैंपल में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने की हम बात कर रहे थे ना। नेक्स्ट इज ग्राउंडनट, मूंगफली, इसमें बात की, जिसमें देखिए स्टार्च नहीं है, नो, प्रोटीन यस, एंड फैट यस, इसमें भी दोनों प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है और फैट भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, बिना पका हुआ पाउडर के फॉर्म में जो राइस है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको पका नहीं है, कच्चा है जो, तो उसमें देखिए स्टार्च प्रेजेंट है, यस स्टार्च का हमने टेस्ट भी किया था इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जब हमने टेस्ट की बात की थी। प्रोटीन और फैट दोनों एब्सेंट है, दोनों नहीं है, ओनली स्टार्च प्रेजेंट है। कुक्ड राइस, अगर राइस को हमने पका लिया, जो पका हुआ चावल है, उबला हुआ चावल, तो उसमें भी वही सेम सिचुएशन, स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन और फैट दोनों एब्सेंट है। देन ड्राई कोकोनट, सूखा हुआ नारियल, कोकोनट, तो उसमें देखिए स्टार्च नो, प्रोटीन नहीं है, फैट यस। आप समझ सकते हैं कोकोनट का ऑयल निकलता ना, तो ये वाला, ये पानी वाला नहीं है, ड्राई कोकोनट लिखा है यहाँ पर। अगर वो पानी वाला जो रॉ कोकोनट होता है उसकी बात करते तो क्या होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, उसमें वाटर प्रेजेंट है और उसमें फैट प्रेजेंट होता है, क्या फैट उसमें काफी कम होता लेकिन काफी कम होता, लेकिन ड्राई कोकोनट में फैट काफी सारा होता है, तो यस। नेक्स्ट अनकुक्ड तुअर दाल, तुअर की दाल जो कच्ची दाल है पाउडर के फॉर्म में, अगर उसको टेस्ट किया जाएगा तो क्या हम जाना था, हमने इसके बारे में बात की, बेसन के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो इस तरह दाल के बारे में हम समझ सकते हैं। तो दाल में देखिए स्टार्च नो, प्रोटीन यस, प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें, वो अनकुक्ड है, पकाई हुई नहीं है, और फैट भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाला देखिए कुक्ड दाल, अब दाल को पका लिया गया है, तो दाल को पका लिया गया इसका मतलब देखिए कुछ चेंज आया, देखिए खास बात चेंज क्या आया, स्टार्च में तो चेंज नहीं है, स्टार्च तो अभी भी प्रेजेंट नहीं, लेकिन प्रोटीन तो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या और चेंज आ गया, फैट प्रेजेंट है। ये फैट कहां से प्रेजेंट होगी, पकी हुई दाल में,
यस, क्योंकि पकाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया गया ना। ऑयल वो मस्टर्ड का था, या वो कोकोनट का ऑयल था, या वो सनफ्लावर का ऑयल था, या मस्टर्ड सीड्स का ऑयल था, लेकिन हमने ऑयल का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर देखिए फैट प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट, ए स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी सब्जी की एक स्लाइस, एक फांक, एक आपने एक स्लाइस खाई, उसकी एक स्लाइस लिया आपने, तो उस स्लाइस में देखिए क्या प्रेजेंट है, तीनों ही प्रेजेंट नहीं है, मोस्टली तीनों की तीनों एब्सेंट। एक स्लाइस ऑफ फ्रूट, अगर किसी फल की बात करें तो ये तीनों प्रेजेंट है। तो इसमें सब्जी और फल में कुछ नहीं होता है क्या? होता है। क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स होते हैं एंड वाटर होता है। तो इनका क्या यूज है हम बात करेंगे बाद में। इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, लेकिन क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं एंड वाटर मिलता है, और उनका क्या यूज होता है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। और लास्ट में बॉइल्ड एग, उबला हुआ एग, उसमें भी क्या व्हाइट पोर्शन, उसका व्हाइट वाला पोर्शन। तो व्हाइट वाला पोर्शन आपने देखा होगा, एग बाहर से व्हाइट होता है, उसके अंदर की तरफ येलो पोर्शन भी होता है राउंड। जब उसको बॉईल करते हैं ना तो वो राउंड बॉल के फॉर्म में, शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें स्टार्च नो, प्रोटीन यस, प्रोटीन प्रेजेंट है, और फैट नो, फैट प्रेजेंट नहीं है। कौन से पोर्शन की बात करें? व्हाइट पोर्शन की बात करें। अगर यहाँ पे येलो पोर्शन लिखा होता, उसका योक वाला पोर्शन, येलो वाले पोर्शन को योक बोलते हैं, अगर योक वाले पोर्शन की बात करते तो यहाँ पे क्या होता, प्रोटीन तो प्रेजेंट उसमें भी होता, लेकिन फैट उसमें यस, फैट भी प्रेजेंट होता। इसलिए ऐसे लोगों को जो कि अंडा खाना चाहते हैं लेकिन फैट से बचना चाहते हैं, उनको ये बोला जाता है कि आप उसके येलो वाला पार्ट मत खाइए, व्हाइट वाला पार्ट खाइए, तो आपको फैट की झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इस टेबल से जाना कि एक ही फूड में एक से ज्यादा कई बार न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने बात की कि इस टेबल से जाना कि कई बार एक ही फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए एक स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। मोर देन वन न्यूट्रिएंट इन वन फूड, एक ही फूड आइटम में, एक ही डिश में एक से ज्यादा जब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते तब क्या होता है। जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, तो मिल्क को क्या बोलते हैं, जो उसमें जो ज्यादा न्यूट्रिएंट, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट होता है उसके बेसिस पे उसका नाम दिया है। जैसे कि प्रोटीन रिच फूड, मिल्क में प्रोटीन के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इस तरह से एक्चुअली ज्यादातर डिशेस में एक ही न्यूट्रिएंट नहीं होता, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन में होता है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जिसमें उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है उसके बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि मिल्क इज प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन से समृद्ध, प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन में ज्यादा, उसमें प्रोटीन के मामले में वो धनवान है। रिच का मतलब धनवान होता है, पैसे वाला, यहाँ पे न्यूट्रिएंट के मामले में पैसे वाला। तो प्रोटीन रिच फूड। दूसरा, राइस की बात करें, चावल, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ज्यादा, तो स्टार्च रिच फूड बोले या हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोले। तो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट मोस्टली डिशेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है उसके बेसिस में हम उसको नाम देते हैं, प्रोटीन रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, लाइक दैट, और फैट रिच फूड, ऐसा भी हम उसको बोल सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर ली हमने, उसके बाद में हमने बात की उनके टेस्ट कैसे करते हैं, और अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में हमें कंज्यूम करनी चाहिए, लेकिन क्यों, उनसे हमारी बॉडी को मिलता क्या है, वो करते क्या हमारे लिए। सो क्वेश्चन इज, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, सो दैट इज द क्वेश्चन। तो हम एक एक करके बात करें सबके बारे में। तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड जो फैट्स है, दोनों के बारे में इकट्ठा बात करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों हमारी बॉडी के लिए सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। दोनों के दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, दे गिव अस एनर्जी। ये एनर्जी क्या होती है? फॉर एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमें, जैसे आई एम जस्ट राइट नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं खड़ा हूं तो आपके लिए, आपको मैं क्लास में, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग बैठकर स्टडी कर रहे हैं, आई एम राइटिंग समथिंग, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है, एक बच्चा राइटिंग का काम कर रहा है। तो एनी फंक्शन, एनी वर्क, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। तो वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो हमारे फूड में जो एनर्जी देने वाले फूड है, वो कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो दोनों कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलता है, तो उस फूड को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। वाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चावल अगर खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? एनर्जी गिविंग फूड खा रहे हैं। और हमने बात की दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है, और
अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तुलना करें दोनों की, सेम अमाउंट, एक ही बराबर मात्रा में, बराबर अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट लिया जाए, तो पता है आपको ज्यादा हमें एनर्जी कौन देगा? फैट। फैट्स गिव मोर एनर्जी, ज्यादा देते हैं एनर्जी फैट्स, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए। लेकिन इसका मतलब हमें ज्यादा खाना कौन सा चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। हम चैप्टर के बाद में, चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन में बात करेंगे कि कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए। थोड़ी सी बात कर देते हैं कि जो फैट है ज्यादा एनर्जी जरूर देते हैं, बराबर अमाउंट में अगर फैट खाया जाए, बराबर अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट खाया जाए, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी अपने को किससे? फैट से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैट ज्यादा खा लें तो एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी। एक्चुअली हमें एनर्जी ज्यादा किससे लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से। फैट से क्यों नहीं? क्योंकि फैट वाली जो एक्स्ट्रा जो फैट होती है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है, और उसके कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे चैप्टर में, बाद में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों से एनर्जी मिलती है। कुछ एग्जांपल्स की बात की, फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो पहले कार्बोहाइड्रेट वाला, तो कार्बोहाइड्रेट के जो फिगर में देखिए, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? शकरकंद, इसको आप रतालू भी बोलते हैं हिंदी में। तो स्वीट पोटैटो, देन पोटैटो, शुगर केन, शुगर मतलब गन्ना, पपाया पपीता, वाटरमेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट एटसेट्रा। तो ये तो एग्जांपल्स किसके हुए? इस फिगर में आपको जो दिख रहा है वो एग्जांपल हो गए कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। ये वाले फूड सोर्सेज क्या है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैट्स। तो फैट की जब हम बात करें तो फैट ओनली प्लांट से ही नहीं, एनिमल से भी मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट से मिलने वाले फैट के सोर्सेज के एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए फिगर में, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल एंड ग्राउंडनट्स। इसके अलावा तो तेल, तो चार तेल की हमने बात की। अब बात करें ग्राउंडनट्स, मूंगफली दाना, नट्स, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, नट्स वो तिल। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए फैट फ्रॉम द प्लांट्स। लेकिन हमने बात की कि फैट एनिमल से भी मिलता है। तो उसके एग्जांपल देखिए नेक्स्ट वाले फिगर में, मीट, घी, मिल्क, बटर, मक्खन, क्रीम, फिश, एग्स एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल्स किसके हुए? फैट फ्रॉम एनिमल्स। तो हमें फैट प्लांट से भी मिलता है और फैट हमें एनिमल से भी मिलता है। तो इस तरह से दो एग्जांपल, हमें दो की बात की कार्बोहाइड्रेट फैट्स के बारे में, जो कि हमें एनर्जी देने वाले हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट फूड है दैट इज प्रोटीन कंपोनेंट, तो प्रोटीन वो हमारे लिए क्या करता है? इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारी बॉडी को बनाने वाला, निर्माण करने वाला। तो इसका फंक्शन देखिए, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर। रिपेयर का मतलब, सपोज वी हैव गॉट सम इंजरी, हमें चोट लग जाती है, आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम मंथ्स होता क्या है, वो हमें जो इंजरी लगी थी वहां पर वापस वैसे फिर से पुराने जैसी स्किन आ जाती है। ये किसके कारण हुआ? प्रोटीन के कारण हुआ। तो प्रोटीन हमारी बॉडी का निर्माण करता है, उसकी रिपेयर करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। और ये हमें मिलता कहाँ से है? हमने अलग अलग तरह के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। हमने टेस्ट में बात की, जैसे हमने बेसन की बात की थी, बेसन का मतलब चना। तो उसी तरह से अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिनसे कि हमें प्रोटीन मिलता है, जिनसे हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो इसके भी दो सोर्स, हमने फैट के बारे में बात की, दो तरह के सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसी तरह से प्रोटीन के भी दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो प्लांट्स के लिए फिगर देखिए, प्लांट्स से मिलने वाले प्रोटीन के एग्जांपल्स, उसमें लिखा है डायग्राम में देखिए, चना, मूंग या फिर कोई भी दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, मटर एटसेट्रा। और नीचे देखिए एनिमल्स से मिलने वाले सोर्सेज के एग्जांपल्स, इसमें देखिए मीट, मांस, फिश, मीट अलग अलग तरह का, फिश मछली, पनीर, मिल्क एंड एग्स। तो ये एग्जांपल्स, ये किससे मिलते हैं? एनिमल से। तो इनसे भी मिलता है प्रोटीन और प्लांट से भी प्रोटीन मिलता है। जो एनिमल से मिलता है उसमें कुछ ऐसा भी है जो नॉन वेजिटेरियन लोग ही खाते हैं, और बाकी कुछ ऐसा भी है जो कि दोनों खा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि एनिमल्स जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हीं को प्रोटीन मिलेगा, दोनों के लिए, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। एनिमल्स को के मीट से भी मिलता है, और एनिमल्स के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क की बात करें, मिल्क से पनीर बनता है। और इसके मतलब इस तरह से नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन दोनों के पास ही अलग अलग ऑप्शंस हैं प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए।
नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज विटामिन। तो विटामिन हमारे लिए बॉडी के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग फूड है ये, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस फूड में विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किससे करता है, डिजीज से, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज। एक डिजीज एक नया वर्ड है ना आपके लिए, डिजीज, इसको दो टुकड़ों में अगर बांट दें तो इसके नए वर्ड का मीनिंग आपको पता लग जाएगा। देखिए, डिस एंड ईज। डिस का मतलब क्या होता है, नॉट, नहीं है। ईज का मतलब कंफर्ट, आराम। जब हमारी बॉडी में आराम नहीं है इसका मतलब हमें कोई बीमारी है, डिजीज। ओके, तो डिजीज से बचाने का काम किसका, हमारा, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन का। विटामिन इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग फूड। विटामिन का आपने नाम पहले भी सुना होगा क्लासेस 5th में 4th में। तो ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए, हमारे फूड में बहुत कम क्वांटिटी में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं वेरी वेरी लो क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, बट दे आर यूजफुल इन ए वेरी लार्ज मैनर। कैसे हम बात करते हैं, तो एक्चुअली विटामिन की अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उनकी कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ज्यादा टाइप्स के बारे में बात करेंगे आप जब हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वाओ, ABCDE के बीच में छूट कैसे गया, FGHIJ। एक्चुअली नोमेनक्लेचर किया गया, उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस थे, तो इसलिए इनका एक सीरियल में इस तरह से किया गया है। और वो जो छूट गए उनके बारे में बात करता हूँ कि विटामिन जो बी है उसके अंदर एक्चुअली विटामिन बी अकेला एक विटामिन नहीं होता, इट इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन। तो उसके अंदर JB है, HB है, वो इसमें अलग अलग विटामिन शामिल हैं। तो ये एक अकेला विटामिन बी अकेला नहीं है, एक इट इज ए ग्रुप, इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो विटामिन ए की बात करते हैं पहले। विटामिन ए, एक्चुअली विटामिन ए हमारी बॉडी में, हमारे फूड में जो अगर प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी में किस काम आता है, स्किन एंड आईज के लिए। हमारी स्किन प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, स्किन अच्छी है, उसकी स्किन टाइट है कि नहीं है, या स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा अलग अलग तरह के कारण। तो स्किन और आईज के लिए, हमारी स्किन चमकती रहे और हमारी आईज, उसकी आईज साइड बढ़िया रहे, तो इसके लिए जरूरी हम विटामिन ए वाला फूड कंज्यूम करें। तो विटामिन ए के सोर्स कहां से मिलेगा विटामिन ए, तो उसका एक एग्जांपल देखिए, उसमें फिगर में दिखा रखा हो आपको, मिल्क, फिश ऑयल, मछली का तेल, पपाया, मछली का तेल, एक्चुअली मछली के लीवर से ऑयल निकाला जाता है, पपाया, पपीता, कैरेट एटसेट्रा। तो इनसे, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो तमाम तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उन सबसे विटामिन ए मिलता है। तो इस तरह से विटामिन ए उनसे मिलेगा हमें। नेक्स्ट विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी जैसे हमने बात की कि ग्रुप ऑफ विटामिन होता है, एक अकेला विटामिन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्चुअली बहुत सारे काम आता है। तो एक एग्जांपल इसका समझ लीजिए, इसका मतलब हमारी मसल्स के लिए। तो विटामिन बी के सोर्सेज देखिए, ज्यादातर जो होल ग्रेन्स होते हैं, साबुत अनाज होते हैं, अनाज, सारे अनाज, ग्रेन्स, उन सब से विटामिन बी मिलता है। देखिए, वीट, गेहूं, राइस, चावल, लीवर का मतलब जो नॉन वेजिटेरियन जो डिश खाते हैं वो लोग, उनके लिए लीवर की बात कर रहे हैं। देन इट इज विटामिन डी, चौथा विटामिन। तो विटामिन डी, इसका फंक्शन देखिए, विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी अगेंस्ट मेनी डिजीज, ये हमें बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इसलिए ये हमें देता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, रोगों के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति होती है। आपने अभी कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि कुछ लोग ज्यादा इम्यूनिटी वाले नहीं थे, किसी की इम्यूनिटी कमजोर थी, उनको जल्दी कोरोना हो गया, या तमाम इन्फेक्शन उनको जल्दी हो जाते हैं जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति। तो रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए विटामिन सी वाला फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति, द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस बढ़ेगी। तो विटामिन सी, तो विटामिन सी वाले जो फूड का उनके एग्जांपल देखिए फिगर में। विटामिन सी किससे मिलेगा, ऑरेंज, वाओ, ये फ्रूट्स है, टोमेटो, गुआवा, लेमन, आंवला, तो इनसे मिलेगा विटामिन सी। नेक्स्ट इज विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में हमने और भी एक बात सुनी होगी, कौन सी वाली, कि हमें सनलाइट से विटामिन डी मिल जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू, मिल जाता नहीं है। तो फिर क्या होता है, एक्चुअली विटामिन डी हमारी स्किन में भी बन जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, सनलाइट चाहिए। अगर सनलाइट में जाकर हम खड़े होते हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में क्या बन रहा है, विटामिन डी बन रहा है।
और दूसरा विटामिन डी की कुछ एग्जांपल्स भी जिनसे हम विटामिन डी हमारी बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। तो इस विटामिन का डी का काम क्या है, फंक्शन है हेल्प्स इन यूज ऑफ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। दांतों के लिए और हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं और जो टीथ हैं उनकी ग्रोथ हो तो उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। तो उस कैल्शियम का यूज करने में हेल्प कौन करता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी हेल्प करता है जिससे हमारी बोन्स और टीथ मजबूत होंगे। तो विटामिन डी धूप से नहीं मिलता, वो स्किन में बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में। उस ऊपर से विटामिन डी टपक नहीं रहा है, बरस नहीं रहा है कि वाह हमने नहा लिया, धूप में नहा लिए और हमें विटामिन डी मिल गया। उस विटामिन डी बना है हमारी स्किन में। उसके एग्जाम्पल देखिए, मिल्क, बटर, लीवर, एग्स, फिश एटसेट्रा। इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन के आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि विटामिन ई ये हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब ब्लड, जब हमें ब्लीडिंग होती है किसी कारण से, ब्लड बहने लगता है हमारी स्किन से बाहर जाने लगता है, तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना, तो वो उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के का होना ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सोचिए विटामिन के अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग हो नहीं पाएगी, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, इट कैन बी लीथल, घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। तो ये विटामिन के बारे में हमने बात की। लास्ट वाला जो न्यूट्रिएंट है, कंपोनेंट है, दैट इज फिफ्थ, मिनरल्स। ये मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए, इनका फंक्शन है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ का मतलब हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, साइज में चेंज आ रहा है हमारी बॉडी में तो ग्रोथ हो रही है, एंड मेंटेनेंस और टूट फूट बचाव, रख रखाव हमारी बॉडी का, कोई इंजरी होती है तब बचाना, तो अलग अलग तरह से मेंटेनेंस। तो इसमें मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये मिनरल्स एक्चुअली जो मेजर जो मिनरल्स होते हैं जो जरूरी होते हैं वो चार के बारे में क्लास 6 में बात करेंगे। आयोडीन, आपने नाम सुना होगा आयोडीन के बारे में डेफिनेटली। फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। एक्चुअली ज्यादातर के नाम इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में अगर बात करें आयरन को हिंदी में लोहा बोलते हैं, बाकी आयोडीन को आयोडीन बोलते हैं, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। अब आप देखिए फिगर में आयोडीन के सोर्सेज, आयोडीन हमें अगर फूड में चाहिए तो वो कौन से फूड से हमें आयोडीन मिलेगा, तो देखिए फिगर में फिश, सॉल्ट के जो पैकेट्स होते हैं आपने उन पे लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा होता है, तो वो आयोडाइज सॉल्ट का मतलब उस सॉल्ट में आयोडीन मिक्स किया गया है। नेक्स्ट क्रैब्स, केकड़े, जो लोग नॉन वेजिटेरियन डिशेस खाते हैं वो उनके लिए फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, झींगा मछली, झींगा एंड जिंजर और अदरक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस सेकेंड मिनरल, तो उसके सोर्सेज देखिए मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली, व्हीट, गेहूं एंड राइस, इनसे हमें हमारे बॉडी को मिलता है फॉस्फोरस। थर्ड इज आयरन, लोहा। लोहे का मतलब ये नहीं कि लोहे की कमी तो हम लोहे की खिड़की को तोड़ के खा लें, बस शुरू हो जाए हमने लोहा तोड़ा और खाना शुरू हो गया, मेरी बॉडी में आयरन ज्यादा हो गया ना। एक्चुअली वो हम जो आयरन देखते हैं वो एक्चुअली मेटल कौन से फॉर्म में है, मेटल के फॉर्म में है, और हमें चाहिए कौन से वाले फॉर्म में, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म के बारे में आप ज्यादा आप जब हायर क्लास में जाएंगे तब समझेंगे। तो हमें डाइजेस्टेबल फॉर्म में चाहिए, तो वो हमें किससे मिलेगा, देखिए एप्पल। आपने सुना कि प्रोवर्ब सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक दिन में एक एप्पल खाइए और आप कभी बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर को दूर रखते हैं, मतलब डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। सो एप्पल से मिलता है आयरन। स्पिनाक, पालक, गुआवा, अमरूद एंड लीवर, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए लीवर। ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन लिवर ही खाएगा, बाकी भी खा सकता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेज डिश नहीं खाएंगे। एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम। कैल्शियम जो मिनरल है उसके सोर्सेज हमने अभी थोड़ी देर बात भी की थी कि जब हम बात कर रहे थे विटामिन डी के बारे में, कि विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ठीक से हो, हमारी बोन्स और टीथ उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसके लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और उस कैल्शियम का यूज करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। तो कैल्शियम किससे मिलेगा, पहले कैल्शियम चाहिए, उसके बाद में इसका इस्तेमाल कौन करेगा, विटामिन डी। वाओ, तो कैल्शियम किससे मिलेगा हमें, मिल्क एंड एग्स, मिल्क एंड एग्स दोनों से मिलेगा कैल्शियम। तो इस तरह से हमने विटामिन के बारे में बात की। तो अब तक हमने टोटल 5 कंपोनेंट्स के बारे में बात की
कि इन पांचों न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी को क्या मिलता है। हमने शुरुआत में बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और फैट्स के बारे में, जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी। देन हमने बात की प्रोटीन्स के बारे में, जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी का निर्माण में हेल्प करते हैं। साइज में हमारी ग्रोथ हो रही है तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। देन हमने बात की विटामिन के बारे में, जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं, प्रोटेक्टिंग फूड कहलाते हैं। देन अभी लास्ट में हमने बात की विटामिन के बाद में मिनरल्स के बारे में बात की, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में काम आते हैं। टिल नाउ वी टॉक्ड अबाउट द मेजर न्यूट्रिएंट्स, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि 5 थे। नाउ 2 बचे हैं माइनर कंपोनेंट्स। माइनर मतलब जो छोटे वाले, जो कम चाहिए होता है, माइनर कंपोनेंट्स। और ये खास तौर से माइनर कंपोनेंट्स जो 2 हैं, वाटर एंड रफेज, वो उनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। नो न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर ये जरूरी नहीं है। यस, ये जरूरी है। क्यों जरूरी, बात करते हैं। देखिए, पहला तो इसमें वाटर है। तो वाटर क्या करता है, इसके फंक्शन देखिए, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो फूड में जो पांचों जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारी बॉडी को प्राप्त हो जाए वो, उसके लिए जरूरी है वाटर। तो अगर वाटर नहीं हुआ तो मतलब बाकी आपने बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला फूड कंज्यूम किया, फिर भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिला क्यों नहीं, वाटर की कमी है। तो वाटर कितना जरूरी है। दूसरा देखिए, दूसरी जरूरत क्या है इसकी, हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट, अलग अलग तरह के वेस्ट को बॉडी से बाहर ले जाने के लिए भी वाटर जरूरी होता है। खासतौर से देखिए, स्वेट एंड यूरिन, स्वेट एंड यूरिन के फॉर्म में, स्वेट मतलब पसीना, यूरिन का मतलब मूत्र, इन दोनों को हमारी बॉडी से बाहर ले जाने के लिए भी वाटर का होना जरूरी है। अगर वाटर कंज्यूम हमने कम किया तो ये दोनों बाहर कम निकलेंगे, हमारी बॉडी में वेस्ट ज्यादा बच जाएंगे। सोर्सेज की बात करें, किस किस से हमें वाटर मिलता है, तो डेफिनेटली लिक्विड्स जो भी हम पीते हैं, लिक्विड्स वी ड्रिंक, उन सब में वाटर होता है। वाटर पीते हैं, एक तो टी, कॉफी, मिल्क पीते हैं, या जो भी हम फूड, कुकिंग के बाद में जो फूड बनता है ना, उसमें भी वाटर हमेशा प्रेजेंट होता है। दाल हो या वो वेजिटेबल फ्राई हो, एनीथिंग जो भी हम कुकिंग करने के बाद में खाते हैं, मोस्टली उन सब में वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो माइनर न्यूट्रिएंट है, माइनर कंपोनेंट लास्ट वाला, दैट इज डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर का मतलब डाइट में पाए जाने वाले फाइबर्स, जिसका दूसरा नाम है रफेज। रफेज में बीच में स्पेलिंग में OUGH है, UGH, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, PH, वरना उसको पढ़ेंगे तो राउघे समथिंग कुछ हो गया, बट इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोनाउंसिएशन इसका, रफेज। तो रफ है एक तरह से, वेस्ट, रफ नोटबुक की तरह का, लेकिन होना जरूरी है। रफ नोटबुक कितनी इंपॉर्टेंट है ना, होना जरूरी है, लेकिन उससे हमें न्यूट्रिएंट कंपोनेंट नहीं मिला तो क्या हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन, ये रफेज क्या करते हैं, ये फाइबर्स क्या करते हैं, हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी में जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से बहुत सारे जो ऐसे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, या वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो ऐसा फूड जो बच गया है, जो अनडाइजेस्टेड है, उस फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डाइटरी फाइबर्स की। अगर ये नहीं होंगे तो हमें इनडाइजेशन हो सकता है, मतलब कब्ज हो सकती है, पेट साफ नहीं होगा। तो सोर्सेज, तो इन डाइटरी फाइबर्स का कितना इंपॉर्टेंस है ना, तो डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स इन फूड। तो ज्यादातर फूड में जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। होल ग्रेन्स, अनाज, पल्सेज, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड फ्रेश फ्रूट्स, ये सब के सब कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब से हमें क्या मिलता है, फाइबर्स। कौन से वाले फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स और रफेज। तो अब हमने अब तक पूरी कंप्लीट बात कर ली इसके बारे में कि जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनसे हमारी बॉडी को क्या मिलता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब हमें कुछ टर्म्स के बारे में बात करनी है इस चैप्टर के लास्ट में। टर्म्स विद डेफिनेशन, कुछ वर्ड्स हैं जो जुड़े हुए इससे। पहले डाइट, डाइट के बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हमारी डाइट जो होती है वो अलग अलग मील्स में बटी होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक्सेट्रा। तो डाइट की डेफिनेशन, द फूड वी ईट इन ए डे, पूरे दिन में, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग और नाइट, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, द फूड वी ईट इन ए डे
इज कॉल्ड एज आवर डाइट। वो हमारी डाइट कहलाती है, हम जो फूड दिन भर खाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म इज बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या है? डाइट का पता लग गया कि जो भी हम खाते हैं वो डाइट है। तो बैलेंस डाइट मतलब वो डाइट बैलेंस होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। कैसे? हमने बात की अब तक की डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, कि 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और 2 माइनर होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो हमारी डाइट में सही क्वांटिटी में होना चाहिए, जितने की हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली कार्बोहाइड्रेट तो खूब सारे हो गए और प्रोटीन बहुत कम हो गया, या फैट बहुत सारा हो गया, या फैट बहुत कम हो गया। इसका मतलब हर एक जो न्यूट्रिएंट है वो उसकी सही क्वांटिटी में हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना होगा। तो उस डाइट को बोलेंगे बैलेंस डाइट। डेफिनेशन देखिए, द डाइट वो डाइट दैट कंटेन्स, जिसमें है क्या है, ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन रिक्विसाइट क्वांटिटीज। रिक्वायर्ड मतलब जितना चाहिए, क्वांटिटीज मतलब मात्रा, इज नॉन एज बैलेंस्ड डाइट। तो उस डाइट को बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस डाइट किस पे डिपेंड करती है? क्या सबकी डाइट एक ही जैसी होगी क्या? मेरी, आपकी, एक लाबरर की, एक मजदूर की, एक ऑफिस में काम करने वाले बंदे की, जो कि सुबह से शाम तक ऑफिस आवर्स में चेयर पे बैठता है, तो सबकी डाइट क्या एक जैसी होती है क्या? नो। कैसे? किस पे डिपेंड करती है? एज पर डिपेंड करती है। एक तो छोटा बच्चा, एक आप लोग और एक मैं, आपकी और मेरी एज में काफी डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो कि जो बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको तो कूदना, खेलना, भागना, दौड़ना, कितने सारे काम करता है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं आपके मुकाबले। इसका मतलब ज्यादा जो काम कर रहा है उसको डाइट ज्यादा लेनी पड़ेगी। कौन सी वाली? ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम बात करें एक लेबरर की, एक मजदूर के बारे में, सेकंड देखिए, अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क। अगर एक लेबरर है, एक मजदूर है, जो कि बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल काम कर रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगी? एनर्जी गिविंग फूड से, कार्बोहाइड्रेट से एंड फैट से। तो ज्यादा किसको चाहिए? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से एनर्जी किसको चाहिए? लेबरर को। लेकिन एक ऑफिस में जो बंदा बैठा है, बैठकर चेयर पे काम कर रहा है, चेयर पे बैठ के काम कर रहा है, इसका मतलब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए क्या? नो। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो बंदा फिजिकल वर्क कितना कर रहा है। ज्यादा कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, फैट ज्यादा चाहिए। कम कर रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स कम चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट, यार ये बैलेंस डाइट तो बड़ी मुश्किल होती होगी, बहुत महंगी होती होगी। कहाँ से लाएंगे इतनी महंगी, हम कैसे खा सकते हैं? तो दिस इज रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बैलेंस डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। आप लोग खाते भी हैं। कैसे? ये बहुत महंगी नहीं होती है, नॉट एक्सपेंसिव, मतलब महंगी नहीं होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि यस, ये तो सभी खाते हैं हम लोग। पल्सेस, दालें, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जिनकी हमने बात की थी, बहुत न्यूट्रिशियस होता है वो। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंट किया हुआ फूड, फर्मेंटेशन के द्वारा बनने वाले फूड को फर्मेंटेड फूड बोलते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में यू विल स्टडी इन क्लास 7th a little and then in class 8th। जो साउथ इंडियन फूड्स होते हैं मोस्टली, जैसे इडली, डोसा, वो फर्मेंटेड फूड होता है। उसका सॉल्यूशन बना के रख दिया जाता है एंड आफ्टर सम आवर्स और 1 डे उसको बनाया जाता है। तो वो फर्मेंटेड फूड महंगा नहीं होता है। आप कभी साउथ इंडिया जाएंगे तो आप देखें कि वाह, ये फर्मेंटेड फूड तो बड़ा, डोसा, इडली बहुत सस्ता होता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मतलब आटा अलग अलग तरह के आटे को मिक्स करके उससे चपाती बनाना, रोटी बनाना, तो वो भी बहुत न्यूट्रिशन वाली होती है। स्वाद की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस डाइट के बारे में कि टेस्ट के पीछे जाएंगे तो हम बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं कर सकते। कैसे? अभी बात करेंगे बूझो के बारे में। बूझो कौन? आपका साइंस में जो दोस्त है ना, एक उसका नाम बूझो, दूसरा कौन है? पहेली। तो मिस्सी रोटी बनती है, आटों को अलग अलग तरह के आटों को मिक्स करके जब चपाती बनती, रोटी बनती है, उसको मिस्सी रोटी बोलते हैं। एक थेपला किससे बनता है? अनाज और दालों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसमें भी न्यूट्रिशन की वैल्यू काफी अच्छी हो जाती है। बनाना, केला, स्पिनच, पालक, सत्तू आटे से बनते हैं। जैगरी, गुड़ एंड वेजिटेबल और सब्जियां। तो बहुत ज्यादा महंगा है बैलेंस डाइट? डेफिनेटली नहीं है। बस हमें बैलेंस करना है कि हम इसको, ये हमारी डाइट में शामिल है। नाउ अब हम बात करें कि केवल बैलेंस डाइट खाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको पकाना, कुकिंग करना भी ढंग से उसको होना चाहिए। कुक्ड प्रॉपरली
सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग में क्या किया, प्रॉपर, यहाँ आर के बाद में एल लगाना है, प्रॉपरली। तो अगर वो फूड प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है तो भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पकाने से क्या होगा, इंक्रीजेस टेस्ट, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ जाता है, एंड इजी टू डाइजेस्ट, हम उसको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं इजीली, वरना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सपोज हम एवरीथिंग, सब कुछ जो भी फूड का है, अगर हम कच्चा खाएंगे हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो दोनों होते हैं, एक तो टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। अब एक्चुअली होता ये कि कुकिंग करने के कारण कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं फूड में से, पकाने के कारण। ये भी डिफिकल्ट है। एक तो हम बोलते हैं पकाना जरूरी है, दूसरा बोलते हैं पकाने के कारण, ओवर कुकिंग करने के कारण, या नॉर्मल कुकिंग में भी कई बार कुछ न्यूट्रिएंट्स फूड में से नष्ट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, रिमूव न्यूट्रिएंट, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी थोड़ा सा पकाने से, अगर फूड को नॉर्मल पकाया हमने, बहुत ज्यादा भी नहीं पकाया, नॉर्मल कुकिंग की, तो भी विटामिन सी गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब पकाना भी खतरनाक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पकाना तो पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है, हमें अपने फूड में कुछ रॉ वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को शामिल करना पड़ेगा, जिनको हमें पकाना नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए, एड फ्रूट्स, फल जोड़ लीजिए, एंड रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां, किसके फॉर्म में, सैलड के फॉर्म में। इन फूड सैलड, SALAD, सैलड, सलाद के फॉर्म में आप खाते हैं, जो अलग अलग तरह की, अनियंस की बात करें, कैरेट खाएं, रेडिश खाएं, तो वो सब क्या है, वो सैलड। अब एक क्वेश्चन है जो कि पहेली ने पूछा है, पहेली आपकी फ्रेंड, उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, डू एनिमल्स ऑल्सो, हमारे अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं, क्या वो एनिमल्स ऑल्सो नीड, क्या उनको भी जरूरी है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने जो 5 और +2, 5+2 कंपोनेंट्स की बात की, क्या उन एनिमल्स के फूड में भी वो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस, उनको भी इसी तरह से प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन और मिनरल, उनको भी सभी चाहिए, एंड डेफिनेटली वाटर, एंड लास्ट क्या है, डाइटरी फाइबर्स, वो भी चाहिए। अब हमारा जो सेकंड फ्रेंड है साइंस में, दैट इज बूझो। बूझो ने क्वेश्चन क्या पूछा कि जब उसने पढ़ा, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों ही दोनों क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, और कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट। मतलब 1 कटोरी राइस एंड 1 कटोरी अगर हम बात करें ऑयल, घी, तो ज्यादा एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट के बजाय कौन देगा, फैट, मतलब घी देगा। तो उसने क्या बोला, क्या सोचा कि मैं ज्यादा घी खाता हूं तो उससे मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। सही किया कि गलत किया, देखते हैं। उसने क्या खाया, फैट रिच फूड खाया, ज्यादा फैट वाला फूड खाया, क्या, कचौरी, समोसा, पूरी, रबड़ी, मलाई, पेड़ा, एटसेट्रा। तो ऐसा फूड उसने ज्यादा खाया जिसमें क्या था, फैट ज्यादा। ऐसा फूड को क्या बोलेंगे, फैट रिच फूड, ज्यादा फैट वाला। क्या हो गया, आप यहाँ फिगर में देखिए क्या हो गया, बूझो कैसा हो गया, फूल गया। उसको क्या हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई, इसको क्या हो गई, ओबेसिटी, OBESITY। ओबेसिटी मतलब मोटापा, एक शरीर, हमारे बॉडी की कंडीशन है, एक सिचुएशन है जिसमें किसके कारण मोटापा, किसके कारण हो गया उसका, ये बूझो की जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, उसने ज्यादा खाया फैट रिच फूड। हमने बात की थी हमें ज्यादा एनर्जी के लिए कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट नहीं, फैट कम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि फैट वो हमारी बॉडी में स्किन के नीचे की तरफ जाकर डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है, इसलिए हमें वो मोटापे का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बूझों को सामना करना पड़ा। इसलिए हमें फैट रिच फूड ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की लास्ट टर्म डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस। वर्ड क्या है, डेफिशिएंसी डिजीजेज। तो ये पहले डेफिशिएंसी के बारे में जान ले। डेफिशिएंसी का मतलब होता है लैक, LACK, लैक मतलब कमी। तो किसी कमी के कारण होने वाली डिजीज को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। और क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग इन दिस चैप्टर अबाउट द कंपोनेंट्स, द न्यूट्रिएंट्स, तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होने वाली डिजीज को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। आपको समझ में आ गया? तो ये डेफिनेशन की बात करते हैं। डिजीजेज ऐसी बीमारियां दैट अकर, जो होती हैं ड्यू टू, किसके कारण, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, लैक मतलब कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रोटीन नहीं खाया और कल आपको ये बीमारी हो गई, ऐसा नहीं होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अगर आपने प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया, लंबे समय तक आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं किया, लंबे समय तक आपने कैल्शियम की डाइट नहीं ली,
तो आपको वो उसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी हो जाएगी। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये डेफिनेशन हो गई। नाउ हम बात करते हैं, सपोज इफ अ पर्सन इज हैविंग द डाइट विच इज नॉट हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन अगर किसी की डाइट में है, अगर किसी के फूड में कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम प्रोटीन नहीं है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकी। देखिए, स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक से नहीं हो पाएगी। देन स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस फूल जाएगा, सूज जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर व्हाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, उसको बोलते हैं कलर उड़ गया। बचपन में ही बुढ़ापा आ गया, मेरी उम्र के आने के पहले मतलब बचपन में आ गया। स्किन डिजीजेज, स्किन की बहुत सारी बीमारियां, स्किन में रैशेज, स्किन में कई तरह के इन्फेक्शंस एंड डायरिया, डायरिया मतलब दस्त। अगर किसी बंदे की, अगर किसी पर्सन की डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही लैक हो, दोनों की डेफिशिएंसी हो, लैक और डेफिशिएंसी एक ही बात है, डेफिशिएंसी और लैक, अगर वो दोनों ही नहीं हो तो क्या रिजल्ट्स होंगे। देखिए, ग्रोथ ऑफ दैट पर्सन कंप्लीटली स्टॉप, वो उसकी बंदे की ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगी। द ग्रोथ स्टॉप्स, क्या होगा, लीन एंड थिन पर्सन, वो बंदा दैट पर्सन विल बी वेरी लीन एंड थिन, दुबला और पतला, बहुत कमजोर हो जाएगा। लीन एंड थिन पर्सन इतना दुबला पतला हो जाएगा, नॉट एबल टू इवन मूव, चलना भी उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जब दोनों के दोनों फूड अगर डाइट में नहीं हो तो ऐसा हो जाएगा, लीन एंड थिन, उसकी कंप्लीटली ग्रोथ रुक जाएगी। लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी हमारे डाइट में होती है तब क्या होगा रिजल्ट। उसके लिए देखिए टेबल में 3 कॉलम बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम में लिखा विटामिन और मिनरल का नाम, या तो विटामिन या मिनरल का नाम। सेकंड कॉलम में डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब ऑर्डर में नहीं है, सही क्रम में नहीं है, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, सही तरीके से नहीं है, उसको डिसऑर्डर। और डिजीज के बारे में हम आपको बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। तो डेफिशिएंसी डिजीज मतलब उस विटामिन या उस मिनरल की डेफिशिएंसी या लैक के कारण होने वाली बीमारी का नाम सेकंड कॉलम में है। और लास्ट में लिखा सिम्टम, लक्षण, क्या लक्षण दिखते हैं कि जब ऐसी बीमारी होती है तब। तो फर्स्ट है विटामिन ए, जिसकी कमी के कारण होने वाली डिजीज का नाम है लॉस ऑफ विजन, नजर नहीं आना, आंखों की बीमारी। तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं देखिए, पुअर विजन, नजर कमजोर हो जाती है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरा जैसे ही होता है कंप्लीटली नजर आना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब अंधेरे में भी विटामिन ए जिसकी बॉडी में अच्छा है वो अंधेरे में भी देख सकता है, ये वाली बात नहीं है। हमें बात की हल्का सा अंधेरा हुआ और दिखना बिल्कुल बंद हो गया, ऐसा आपके साथ तो नहीं होता ना। उसके साथ होता है जिसकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, लॉस ऑफ विजन। और कई बार तो कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन होता है, बिल्कुल भी नजर नहीं आता है दिन में भी, तो विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B1, सेकेंड विटामिन B1 हमने इसके बारे में बात नहीं की, हमने बात की थी विटामिन बी के बारे में। और तब हमने ये बात की कि विटामिन बी इज नॉट अ विटामिन, एक्चुअली इट इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें अलग अलग तरह कई तरह विटामिन होते हैं। तो उसमें विटामिन B1 से लेकर B12 तक उसमें एक्चुअली विटामिन होते हैं। तो B1 की जो बात कर रहे हैं हम, तो B1 की डेफिशिएंसी अगर हमारी डाइट में होती है तो जो डिजीज होती है डेफिशिएंसी डिजीज, उसका नाम है बेरी। एक स्पेशल नाम है एक्चुअली। देखिए विटामिन B1 डिजीज का नाम बेरी, उसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी। ऐसा नहीं कि विटामिन B1 के कारण होने वाली बीमारी नहीं है। आप ये मत समझिए कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है लॉस ऑफ विजन, ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है बेरी। सिम्टम्स क्या है इसमें, वीक मसल्स कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मतलब हड्डियां नजर आती हैं। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने की एनर्जी ही होती नहीं है, हमेशा थका हारा बंदा, एनर्जी ही नहीं है। नेक्स्ट विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज का नाम स्कर्वी। अब नाम पढ़ा इसका, स्कर्वी। विटामिन सी की अगर कमी है तो ब्लीडिंग गम्स, हमारी गम्स से ब्लीडिंग होती रहती, ब्लड निकलता है। वोन्स मतलब घाव, जो घाव हो जाते हैं वो टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। अगर किसी कारण से आपको कोई घाव हुआ है, अगर ज्यादा टाइम उसको हील होने में लग रहा है, घाव भरने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब इन योर बॉडी विटामिन सी की कमी है। हो सकता है आपको स्कर्वी भी हो। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली डिजीज का नाम है रिकेट्स
और इसमें क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट मतलब मुड़ जाती हैं। अपने बच्चों में खासतौर से बीमारी होती है, अगर बच्चों की डाइट में विटामिन डी की कमी होगी तो उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी और मुड़ जाएंगी। आपने देखो पैर ऐसे होते हैं मुड़े हुए। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम क्या एक मिनरल है। विटामिन डी तक हमने 4 विटामिन की बात की और हम 1 2 3 3 मिनरल्स की बात करेंगे। तो कैल्शियम इज अ मिनरल, तो उसकी अगर कमी होती है तो बीमारी का नाम है बोन एंड टूथ डीके। डीके मतलब सड़ जाना, बोन मतलब हड्डी, टूथ मतलब दांत, इनका सड़ जाना। तो वीक बोन्स, इसमें बोन्स कमजोर हो जाती हैं, एंड टूथ डीके, दांत सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाती है कहानी, नकली बत्ती सी लगवानी पड़ती है बेटा। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन की अगर कमी होगी तो बीमारी का नाम है गोइटर, हिंदी में बोलते हैं घेंघा, गले में सूजन। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन। तो यहाँ एक्चुअली हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के बारे में हायर क्लास में बात करेंगे आप। तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? इसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, अगर बचपन में ही बच्चों को आयोडीन नहीं मिले सफिशिएंट उनकी डाइट में, तो क्या होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो मेंटली स्टेबल नहीं होंगे। और लास्ट में देखिए आयरन, लोहा, लोहे की कमी। आयरन की कमी के होने में डिजीज का नाम है अनीमिया। और अनीमिया में क्या होता है, इंसान काफी कमजोर हो जाता है, वीकनेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर भी पूरा हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में। So we will talk about the questions now. Exercise questions. 5 questions ही ओनली इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमने बात की थी 5 मेजर हैं, 2 माइनर हैं। तो 5 मेजर के नाम लिखने इसमें। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स। फैट्स का एक नाम और भी है, लिपिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेम द फॉलोइंग। नाम बताइए। पहला है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को जो एनर्जी देते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के नाम मेनली, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने ये बात कर चुके ऑलरेडी कि फैट भी एनर्जी देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा किससे लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 2 बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो 2 न्यूट्रिएंट्स हैं, पहला प्रोटीन्स एंड दूसरा मिनरल्स। थर्ड सी, ए विटामिन, वो विटामिन का नाम बताइए रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमारी आईसाइट अच्छी हो उसके लिए विटामिन ए, हमने बात की थी, लॉस ऑफ विजन हो जाता है उसकी कमी के कारण, डेफिशिएंसी डिजीज में। एंड लास्ट डी, मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए जो मिनरल चाहिए वो, उसका नाम है कैल्शियम। दिस वन, कैल्शियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। किसमें? 2 फूड्स के नाम बताने। पहला है जो फैट्स में रिच हो, जिसमें फैट खूब सारे हो, ज्यादा फैट हो। हमने कहा कि फैट रिच, प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच, इसका मतलब और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिस न्यूट्रिएंट की हम बात करें जैसे कि फैट रिच, तो फैट ज्यादा हो। तो फैट रिच के आंसर क्या हो गए 2, क्रीम एंड बटर। आप इससे ज्यादा भी आंसर लिख सकते हैं ऑप्शंस। नंबर बी में है स्टार्च, स्टार्च रिच, जिसमें स्टार्च ज्यादा हो, तो राइस एंड व्हीट। पोटैटो भी लिख सकते हैं आप, स्वीट पोटैटो भी लिख सकते हैं आप। नाउ डाइटरी फाइबर्स इसमें ज्यादा हो, तो डाइटरी फाइबर्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते लेकिन फाइबर्स मिलते हैं, होल ग्रेन्स, रॉ वेजिटेबल्स। हमने इसमें दाल की भी बात की थी, राइस की बात की, आप दूसरे व्हीट का एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन के 2 एग्जांपल जिनसे प्रोटीन मिले, मिल्क एंड सोयाबीन। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल, दाल एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टिक करेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। जो करेक्ट है उन पे करेक्ट लगाइए, जो नहीं है उन पे क्रॉस लगा देंगे हम। बाई ईटिंग द राइस अलोन, केवल चावल खाकर वी कैन फुलफिल, पूरी कर सकते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की जरूरत ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, वो केवल हम राइस खाकर ही पूरी कर सकते हैं।
दिस इज रॉन्ग, दिस रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट नंबर बी, डिफिशियंसी डिजीजेज, मतलब डेफिशिएंसी के कारण होने वाली, लैक के कारण होने वाली, कमी के कारण होने वाली डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। तो उनको हम रोक सकते हैं बैलेंस डाइट खाकर। अब हमने बात की थी कि बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस यानी कि रिक्विसाइड अमाउंट में होते हैं। अगर वो कम हो जाते हैं तो हमें होती है डिफिशियंसी डिजीज। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो डेफिशिएंट डिजीज नहीं होंगी। यस, करेक्ट। So this is statement is right. Third statement C, balanced diet for the body should contain a variety of food items. Balanced diet की हमने बात की थी तो उसमें वैरायटी, खूब सारे फूड आइटम्स होना चाहिए। ऐसा है क्या? हमने बात की वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, खा सकता है इसको। तो इसमें लेकिन वैरायटी का मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए। मतलब ये वैरायटी तो होना चाहिए। महंगा नहीं है लेकिन ये वैरायटी होना जरूरी। केवल एक राइस 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 ये नहीं खा सकते। नेक्स्ट डी, मीट अलोन, केवल मीट खाकर ही सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, केवल मीट मीट खा ले ओनली, तो क्या सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे क्या? सो आंसर इज दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। उसने बोला कि सब न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, सो दैट इज फॉल्स। सो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक स्पेस को भरना है। तो फर्स्ट इज ब्लैंक इज कॉज बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज का नाम, सो दैट इज रिकेट्स। लास्ट वाली टेबल में हमने बात की थी इनके बारे में। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, किसकी कमी के कारण कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज हो जाती है किसकी कमी के कारण? सो दैट इज विटामिन बी। ब्लैंक स्पेस में आएगा विटामिन B1, सॉरी B1। एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, अगर विटामिन सी की कमी होती है तो कॉजेज ए डिजीज, तो कौन सी बीमारी होती है? दैट इज स्कर्वी, SCURVY। लास्ट ऑप्शन इज दिस, fill in the blanks. Night blindness is caused due to the deficiency of night में अंधेरे में बिल्कुल भी नजर नहीं आए, तो किसकी डेफिशिएंसी होती है? हमने बात की थी विटामिन ए की इन आवर फूड। सो दिस चैप्टर नाउ कंक्लूड्स, एक्सरसाइज भी कंक्लूड हो गए। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स।